दोस्तों, अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि उस मूवी में गारगेंटुआ नाम के एक ब्लैक होल को एक मिलर नाम का प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा था। ठीक वैसा ही एक प्लैनेट को साल 2020 में नासा के हबल टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया था, जो एक ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। और सबसे खास बात यह है कि ये ग्रह हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं है, बल्कि धरती से करीब 30 मिलियन लाइट ईयर्स दूर M51A नाम के गैलेक्सी में मौजूद है, जिसे वर्लपूल गैलेक्सी भी कहा जाता है। और ये मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर खोजा गया पहला ग्रह है, जो करीब शनि ग्रह जितना बड़ा है। इस ग्रह का नाम M51 ULS-1b रखा गया है, जो एक एक्स-रे बाइनरी सिस्टम को ऑर्बिट करता है। एक्स-रे बाइनरी सिस्टम में एक नॉर्मल तारे के साथ एक ब्लैक होल भी मौजूद होता है, और ये ब्लैक होल अपने साथी तारे से उसके गैसों को खींचता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत से ग्रह मौजूद हो सकते हैं जो ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं। और आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ 2 टुकड़ों में टूट रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत जल्द ही भारत के कोस्टल रीजन यानी गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटक और केरला, तिब्बत जैसे रीजन कोल्ड रीजन में बदल जाएंगे। आपको बताना चाहूंगा कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अभी सोमालियन प्लेट में टूट रहा है, और अगर फ्यूचर में ये दोनों प्लेट्स टूट जाते हैं तो सोमालियन प्लेट तेजी से हमारे वेस्टर्न कोस्ट की ओर बढ़ेगा और जाकर टकरा जाएगा। लेकिन कोलिजन के इम्पैक्ट की वजह से ये सभी रीजन माउंट एवरेस्ट जैसे आधी ऊंचाई के बराबर पहाड़ बन जाएंगे। फिर यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री से गिरकर 5 से 1 डिग्री तक पहुँच जाएगा, और इस घटना से सी रीजन के ये एरिया बर्फीले रेगिस्तान में बदल जाएंगे। और आपको ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ मटेरियल है जो इंसान को एक फौलाद बना सकता है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। इसका नाम है D3O। ये दिखने में तो एकदम सॉफ्ट लग रहा है, मगर है नहीं। इसे अगर आप अपने हाथ पे लपेटकर उस पर हथौड़ा भी मार देते हैं तो भी आपको कुछ नहीं होगा। वैसे ही अगर आप इसे एक अंडे पे लपेटकर उसे जमीन पर पटकोगे तो भी वो अंडा नहीं फूटेगा। इससे अगर आप कोई जैकेट बना लेते हैं तो ये मटेरियल आपको किसी भी हमले से बचा सकता है। ये एक रियल लाइफ आयरन मैन सूट की तरह काम करेगा। D3O एक नॉन न्यूटोनियन तरल पदार्थ है। इसका उपयोग कई जगह किया जाता है, जैसे हेलमेट और ग्लव्स में, और तो और ये आपके मोबाइल के कवर में भी यूज होता है। और आपको ऐसे ही साइंस रिलेटेड वीडियोस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ यूनिवर्स में अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ स्टार्स हैं, लेकिन फिर भी हमारा नाइट स्काई इतना ज्यादा डार्क क्यों दिखाई देता है, जबकि हमारे नाइट स्काई को हमेशा ब्राइट रहना चाहिए। क्या कभी आपने ये सोचा है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। इस फिनोमेनन को साइंटिस्ट ओल्बर्स पैराडॉक्स कहते हैं। एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने 19th सेंचुरी में पूछा था कि अगर हमारा यूनिवर्स इन्फिनिट और स्टैटिक है तो हमारा नाइट स्काई हमेशा डार्क क्यों दिखाई देता है। लेकिन इसके पीछे रीजन कुछ और ही था। हमारा यूनिवर्स वास्तव में फाइनाइट एंड कंटिन्यूअसली एक्सपैंड होता चला जा रहा है। इसी वजह से स्टार से निकलने वाली लाइट जो हम तक आ रही है वो इतनी ज्यादा स्ट्रेच एंड वीक हो जाती है कि हमारे लिए उस लाइट को नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसके पीछे एक और फैक्ट भी है कि कई सारे स्टार्स हमसे इतने ज्यादा दूर है कि उन स्टार्स की लाइट हम तक पहुंचना अभी बाकी है, और वो सारे स्टार्स हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर है। और यही सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमें हमारा नाइट स्काई डार्क दिखाई देता है। आज से लगभग 4 अरब 50 करोड़ साल पहले पृथ्वी के शुरुआती दौर में यह एक बेजान सूखी दुनिया थी, लेकिन करोड़ों किलोमीटर दूर सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे हिस्सों में धूल के कणों की सतह पर पानी के क्रिस्टल्स पैदा हो रहे थे। समय के साथ धूल के इन कणों ने करोड़ों की तादाद में आपस में जोड़कर एस्टेरॉइड्स की शक्ल ले ली, लेकिन उस समय तक ये पृथ्वी की पहुंच से काफी दूर थे। किस्मत से एक बहुत बड़ा ग्रह उस समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये था जुपिटर यानी बृहस्पति का शुरुआती रूप, जो बहुत बड़ा था। सोलर सिस्टम के अंदरूनी हिस्से की सक्रिय ताकतें इसे धीरे धीरे सूरज की ओर खींचने लगी। इस रास्ते पर एस्टेरॉइड बेल्ट से इसकी टक्कर तय थी। जब ये एस्टेरॉइड से टकराते हुए आगे बढ़ा तो इसके गुरुत्वाकर्षण की जबरदस्त ताकत ने बर्फ की उन चट्टानों को हर दिशा में उड़ा दिया। लेकिन फिर भी इसी उठापटक और तबाही से सबसे जबरदस्त कॉस्मिक तोहफा पृथ्वी को हासिल हुआ। बर्फ और पानी से भरी चट्टानें पृथ्वी की ओर उछाल दी गई। बृहस्पति की टक्कर से बिखरे और एस्टेरॉइड्स के साथ पृथ्वी की गहराइयों तक पहुंचे पानी के कणों का यहां तक पहुंचने का सफर बहुत आसान नहीं था। वो लाखों सालों तक पृथ्वी के पिघले हुए अंदरूनी हिस्से में कैद रहे, एक चमत्कार के इंतजार में जो उन्हें आजाद करने वाली थी। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन कई बार कुदरत कुछ ऐसे करिश्मे दिखा देती है कि जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में स्थित ऐसी एक झील है जिसका पानी गुलाबी रंग का है। ये झील दुनिया भर में अपने गुलाबी रंग की वजह से बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरती है। लेकिन क्या आपको पता है इस झील का पानी गुलाबी क्यों है?
चलिए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ये हिलर लेक पूरी दुनिया भर में अपने गुलाबी पानी के लिए बहुत मशहूर है। ये झील दुनिया में मौजूद आम झीलों के मुकाबले बहुत अलग है और इसका क्षेत्रफल केवल मात्र 600 मीटर का है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस लेक के गुलाबी रंग होने के पीछे एल्गी और बैक्टीरिया मूल कारण है। अगर कोई इस पानी में स्विमिंग भी करता है तो उसके शरीर पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। इस झील का पानी गुलाबी होने के कारण ये दुनिया भर में मौजूद पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हिलर लेक दुनिया की सबसे छोटी और खूबसूरत झीलों में से एक है और आपको ऐसी चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। दुबई में हाल ही में 75 सालों में सबसे भयंकर बारिश आई है, जिसमें कई सालों की बारिश 24 घंटे में ही आ गई। कुछ लोगों का मानना है कि दुबई रेगिस्तानी जगह पर है, इसलिए यहाँ हर साल क्लाउड सीडिंग से आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है। लेकिन इस बार ज्यादा ही क्लाउड सीडिंग कर दी गई है, इसलिए भयंकर बारिश आ गई। लेकिन असली वजह ये नहीं है। असली वजह है क्लाइमेट चेंज, और इस क्लाइमेट चेंज के कारण दुबई में भयंकर बाढ़ भी आई है और इस बाढ़ की वजह से दुबई को कुछ ही घंटों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है और इस भयंकर बारिश की वजह से दुबई का आसमान हरा भी हो चुका है। हमारी पृथ्वी 1674 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है, फिर भी आपने कभी सोचा है कि हम इतनी रफ्तार होने के बावजूद भी गिरते क्यों नहीं? दरअसल इसका कारण है पृथ्वी की गति का बिल्कुल नियत होना। पृथ्वी की गति हमेशा 1674 किलोमीटर प्रति घंटा निश्चित रहती है, न कम होती है न ज्यादा। पृथ्वी की गति के साथ साथ हर एक चीज, हम और पृथ्वी का वातावरण भी इसी गति के साथ घूमते हैं। इस कारण हम इसे महसूस नहीं कर पाते हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि यदि आप किसी हवाई जहाज में बैठ के 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं, लेकिन जब एयरप्लेन उड़ रहा होता है तब आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि हवाई जहाज इतनी गति से उड़ रहा है, क्योंकि वो एक निर्धारित गति से उड़ता है। वैसे ही यदि आप किसी कार में बैठे हैं जो एक नियत स्पीड से चल रही है और रोड भी बिल्कुल समतल है, तो आपको बिल्कुल भी झटका महसूस नहीं होगा। लेकिन यदि ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आपको झटका लगेगा। तो यदि पृथ्वी भी अगर अपनी स्पीड कम या ज्यादा करती है या फिर घूमना ही बंद कर देती है तो आप इसकी गति को महसूस कर पाएंगे। और अगर आपको ऐसे ही साइंस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े। अगर मैं यमन देश से लगभग 340 किलोमीटर दूरी पर एक आइलैंड मौजूद है जिसे सोकोत्रा आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये आइलैंड 3796 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 132 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। इस आइलैंड पर इंसानों की आबादी लगभग 50,000 है। इस जगह पर आने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप पृथ्वी के किसी और जगह पर नहीं बल्कि आप किसी और प्लेनेट पे हो, क्योंकि इस आइलैंड पर मौजूद हर एक चीज आपको किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी की याद दिलाएगा। आपको यहाँ पर पेड़ों की काफी अजीब प्रजातियां देखने के लिए मिलेंगी। इस आइलैंड पर मौजूद लगभग 37% पौधों की प्रजातियां दुनिया में कहीं और नहीं मिलती और वहीं 90% रेप्टाइल्स यानी सरीसृप की प्रजातियां और 95% स्नेल्स की प्रजातियां इस जगह के अलावा दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। ये सिर्फ इसी आइलैंड पर देखने के लिए मिलती है। ये आइलैंड सच में काफी ज्यादा अनोखा है। आप अपने जिन दोस्तों के साथ इस अनोखे आइलैंड पर एडवेंचर पे जाना चाहते हैं, ये रील उनको टैग करिए। और आपको ऐसे ही रहस्यमय चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है होने के